वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी, यानी कि हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने शब्द होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके भेद कितने होते हैं, प्रकार, उपभेद, भेदों के भी जो भेद होते हैं उनको उपभेद कहा जाता है। तो मैं आपको एक ही वीडियो में सारे व्याकरण की जानकारी दूंगी, एक ही वीडियो में आपकी सारी व्याकरण खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप पूरा वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप देख लेंगे तो आपको पेपर के लिए भी और अदरवाइज आप हिंदी में कोई शुरुआत करना चाहते, सीखना चाहते, किसी को सिखाना चाहते, वो सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हेडिंग में दिया है हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन भेद। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझ लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने चार्ट तैयार किया है, चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। तो वो क्या है, वो है हमारा हिंदी वर्णमाला। तो अब देखिए आप हिंदी वर्णमाला देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर के, स्वर किसे कहा जाता है। तो अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ ओ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं ये क्या है, हमारे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिससे आवाज निकलती है आ ई, गाना आते हैं आप तो गाने में यही स्वर निकालेंगे। ठीक है, आगे देखिए आयोग वाह। हमेशा आप क्या करते हैं, स्वर में ये दो शब्द भी लगाते हैं, लेकिन ये दो शब्द स्वर में नहीं लगते हैं, ये आयोग वाह होते हैं। यानी अंग का ये अनुस्वार होता है और विसर्ग ये होता है, विसर्ग होता है। ये बिंदु बिंदी लगी होती है, ये वाली दो वो होती है विसर्ग, और ये ऊपर जो होता है वो अनुस्वार होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये यही चीज आपको ध्यान से समझ लेनी है। आपको हर पॉइंट्स को ध्यान से समझते जाइएगा। एक बार आप समझ लीजिए बस, आपको दोबारा किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखेंगे हम व्यंजन। तो व्यंजन देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग छांट के लिखे हुए शब्द हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5-5 के भाग में वर्ग बटे हुए हैं। तो पहला है क ख ग घ ड़, तो इसको कहते हैं क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं। आगे देखिए च वर्ग से बोलेंगे च छ ज झ व। ठीक है, आगे देखिए ट वर्ग बोलेंगे ट ठ ड ढ ड़। ता को बोलेंगे त थ द ध न। तो देखिए ये यहाँ पर इसके चार्ट दे रखा है। क वर्ग के हो गए, छ वर्ग हो गए, ट वर्ग हो गए, त वर्ग हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए प वर्ग। तो प फ ब भ म, तो ये हो गए प वर्ग के। अब देखिए ये तो इनका एक वर्ग बन गए कि नहीं, बन गए चार। अब देखिए यहाँ पर देखिए अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन से, देखिए इनकी डेफिनेशन आती है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप उसमें ये प्रकार ही तो दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट तरीके से प्रकार समझाया है। देखिए ध्यान से देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व। इसके बाद के क्या अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इन वर्णों को कहा जाता है। आगे देखिए ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी इसको क्या कहते हैं, श श श श श हा। तो ये चार क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी आप दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। देखिए ये संयुक्त व्यंजन वाला और अंतस्थ व्यंजन वाला ये पेपर में जरूर आता है। पिछली बार भी ये पूछा गया था कि संयुक्त व्यंजन कौन किसे कहा जाता है और अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है। ये दोनों आपके बोर्ड परीक्षा में आए थे, अब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या होता है कि दो शब्दों को जोड़कर बनाए हुए शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये लिखा है क्षत्रिय, तो इसमें क श आता है कि नहीं, देख क श क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो इस तरीके से स्वर निकलता है। इसको बोलते हैं त्र। तो देखिए इसमें त आ रहा है, र आ रहा है, आधा त और त्र त्र, दो शब्द आ रहे हैं। ये आता है ज्ञ, तो देखिए ज्ञ से क्या आ रहा है, ज और व दोनों का स्वर आ रहा है ज्ञ, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए श्र, तो यहाँ पर आधा श और र दोनों का स्वर आ रहा है। देखिए ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। क्या हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखने हैं, आपको वही चीज आपको यहाँ से समझ लेनी होगी। ठीक है, अब उसी प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, उसी का भी एक भाग है। देखिए आगे देखिए उद्क्षिप्त या नुक्ता, ये नुक्ता होते हैं, एक ये डा और एक ड,
ये दो है नुक्ता, नुक्ता के इनके नीचे बिंदु बिंदु लगा हुआ है नीचे, तो उसको बोलते हैं नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए आगत स्वर, तो आगत स्वर क्या होते हैं, अ, ऐसे देखना आपने, ऐसे जैसे लिखते हैं ना, जैसे कि आपने देख लिया आंख लिख ली, किसी ने आंख लिखी तो आंख के ऊपर ये चंदा लग गया, आंख आंख, ठीक है, ऊपर बिंदी लगे चंदा बिंदी, तो ये आ जो आ की उसको ओ बोला जाता है, तो हम कौआ बोलते तो कौआ लिखते हैं, तो उसमें बड़ा ओ की मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है बड़ा ओ का स्वर निकल रहा है लेकिन हम खाली चंदा टाइप का लगा देते हैं इस तरीके का, ठीक है, तो वो हो जाता है आगत स्वर। अब देखिए आगत, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिनके नीचे देखिए अ क ख ग ज फ, इस तरीके से ये बिंदी लगी होती है इनके नीचे, ठीक है, तो ये जो इनके नीचे बिंदी आगत व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी, व्याकरण की पूरी एकदम संपूर्ण जानकारी आपको, इसके अलावा फिर आपको कुछ दूसरा देखने समझने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप वीडियो को बस ध्यान से पढ़ते जाइए, ध्यान समझते जाइएगा। आगे देखेंगे हम यहाँ पर के ऊपर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट्स किसे कहते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर कि हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं, यानी कि व्यवस्थित समूह को, समूह होता ग्रुप, यानी वर्ड जो शब्द जो वर्ड होते हैं उनको सारे एकत्रित किया जाता है, उसको पूरा वर्णमाला बोली जाती है, यानी आ ई क ख, ये सारों को सारे शब्द है, अब इनको एक ही माला में पिरो लो, वर्णमाला बन गए, इसलिए यहाँ पर दिया गया वर्णों की माला, तो वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में शामिल कुछ कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने होते हैं 52, ये याद रखिएगा, बहुत से बच्चों को ये वाला याद नहीं होता, तो 52 याद रखिएगा हमेशा। हिंदी व्याकरण में पहले स्वर वर्ण आते तथा बाद में व्यंजन आते, तो देखिए आपको पता है कि स्वर होते हैं आ से लेके आ तक, तो वो क्या होते हैं, वो पहले आते हैं, और उसके व्यंजन होते हैं वो आपके बाद में आते हैं। तो अब इसी प्रकार देखिए आ से बनता है ए, बड़ा आ से डबल ए, छोटी ई से आई बनता है, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ बनता है, र से ऋषि बनता है तो आर आई, ए से क्या होगा ई, ए से अय बोलते इसको अय, तो ए आई, ओ से क्या हो जाएगा ओ, आओ, इसको बोलते आओ आओ, तो ए यू, ठीक है, अंग, तो ए एन, अहा, तो ए एच, अहा का स्वर आ रहा है इसमें। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ये तो आपके स्वर हो गए, अब यहाँ से आपके आ जाएंगे व्यंजन, ठीक है, ये तो आपके स्वर आ गए यहाँ पर, अब यहाँ से आएंगे व्यंजन, तो का, के, खा, ख, हा का शब्द आ रहा है, देखिए, तो के एच ए, गा है तो जी ए, घा है तो जी एच ए, ण है तो नो, इस तरीके से बोलते तो नग, इस तरीके देखिए एन जी ए, ठीक है। आगे देखिए चा है तो सी एच ए, छा है तो सी डबल एच ए, क्योंकि चा है तो एच और छा है तो डबल एच, ठीक है। जा है तो जे ए, झा है तो जे एच, वहाँ इसको बोलते हैं वहाँ, तो इसको एन वाई ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए टा को क्या कहते हैं, टी से प्रदर्शित किया जाता है, टा को किससे किया जाता है, टी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका आगे देखिएगा, आगे बढ़िए यहाँ पर देखिए ठा, तो ठा को बोलेंगे टी एच ए, ड तो डी ए, ढ तो डी एच ए, देखिए ह ढ ह आ रहा है, और न इस तरीके से तो न लिखेंगे इसमें एन ए, त तो टी ए, देखिए टा टमाटर टा और ता तलवार दोनों में ही आपका टी ए आता है, इस शब्द को आप ध्यान समझिए, था तो टी एच ए, दा डी ए, ध डी एच ए, ठीक है, न एन ए, प पी ए, फ पी एच ए, ब बी ए, आगे देखिए ब बी एच ए, म एम ए, वाई वाई ए, या यस क्या हो रही है वाई ए, ठीक है, र आर ए, ल एल ए, व वी ए, श देखिए श बोले तो इसको श, तो एस एच ए, श इसको भी श बोलते, एस एच ए इसको बोलते स, तो एस ए बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा ह, तो ह से बोलते एच ए। अब देखिए मैंने भी आपको बताया था कि छ छत्तीस दो शब्दों से मिलता था, क श दो शब्दों से मिला हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो इसको छ बोलेंगे तो इसका के एस एच ए आएगा, ठीक है। यहाँ त्र तो टी आर ए, आगे देखिए ज्ञ तो जी वाई ए, ठीक है। अब देखिए श्र, तो श्र में क्या देखिए दो शब्दों का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर, तो एस आर ए। अब देखिए ड तो डी ए,
ड़, तो DH है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसके नीचे बिंदी है तो यहाँ पर बिंदी, ये नुक्ता वाले हैं। मैंने भी आपको बताया था नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं ये वही वाले शब्द है, तो ध्यान से शब्दों को देखिएगा। अब उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से आप देखिए ये हमारे हिंदी स्वर व्यंजन यहाँ पर फिनिश होते हैं। आप देखिए अब इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो सारी जानकारी वो आप यहाँ पे समझिए। अब देखिए कि वर्ण क्या है, कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। लिखने वाली जो इकाई जैसे वर्ण कहा जाता है, यह देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो आप देखिए चाहे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए, देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? छोटा आ। अब आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे, क इसको नहीं तोड़ पाएंगे, जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसको आप वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में स्वर एवं व्यंजन के सम्मिलित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। तो आपको वही चीज आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आप हर पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। परिभाषा देखिए, अब यहाँ देखिए वर्णमाला क्या है, परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा समझ लीजिए। देखिए वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स। ठीक है, किसी भाषा के वर्णों की व्यवस्थित समूह होता है। किसी भाषा के वर्णों की व्यवस्थित समूह। देखिए जो वर्ड है, भाषा के जो वर्ड है, वर्ड आपने देखे कि वर्ड क्या होते हैं, अ ई ओ ई सारे से वर्ड होते हैं। अब इनको क्या इकट्ठा किया जाता है, तो ये माला में पिरो दिए जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए कि हिंदी वर्णमाला, ठीक है, हिंदी वर्णमाला होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे हिंदी वर्णमाला, इसका उपयोग देवनागरी लिपि को पढ़ने लिखने और हिंदी भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। कि हिंदी वर्णमाला, इसका उपयोग देवनागरी लिपि को पढ़ने लिखने और हिंदी भाषा के उपयोग के लिए किया जाता है, सीखने के लिए किया जाता है। तो वो आपको यहाँ समझ लेना है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हर बार हम आगे बढ़ के हर बार आपको एक नई चीज समझाएंगे, आपको हर चीज को शुरू से लेके आखिर तक समझाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको समझ लेनी होगी। ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या, तो आपको इसकी पहले संख्या भी पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में संख्या या जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, यानी कि टोटल जो वर्ड होते हैं वो आ रहे 52 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि 11 होते हैं, क्या होते हैं, 11 होते हैं स्वर, 2 होते आयोग वाह, और 33 क्या होते हैं व्यंजन। ठीक है, और 2 क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए 2, देखिए 2 यहाँ दे रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन, 4 है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये देखिए सारे इसके सामने लिखे हुए हैं, आपको ध्यान रखना। अ से अह, ये 2 आयोग वाह स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं क से लेके ह तक। ठीक है, अब आगे देखिए कि भिन्न भिन्न प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या निम्न है। ठीक है, अब देखिए मूल या मुख्य वर्ड 44 होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो देखिए अ ड़ इस तरीके से इनको छोड़ दीजिए, आपके स्वर और व्यंजन निकल गए। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ड होते हैं, उच्चारण के आधार पर उच्चारण करने के टाइम पे। तो देखिए 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर। ये वाले शब्द छोड़ दिए जाते हैं, ऋषि, अंग, आ, छछत्री, त्रिशूल, ज्ञानी, श्र को छोड़कर। आगे बढ़ेंगे, लेखन के आधार पर लिखते हैं तो कितने होते हैं, लेखन के आधार पर वर्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, यानी कि 11 स्वर आते हैं, 2 आयोग वाह आते हैं, तो 39 आपके व्यंजन भी आते हैं। देखिए ये सारे शब्द क्या है, आपको वही सारे शब्दों को ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक है, तो ये आपके सारे शब्द यहीं बताए जा रहे हैं आपको। अब आगे देखिए मानक वर्ड के मानेंगे हम वर्ड, तो वो भी 52 होते हैं कि 11 स्वर, 2 आयोग वाह, 39 व्यंजन, यानी कि 39 आपके व्यंजन। अब देखिए कुल वर्ड, देखिए यहाँ पर सब तरीके से अलग लिखिएगा कि लेखन के तरीके से अलग है, उच्चारण के अलग है, मुख्य जो है उसके मूल है वो अलग है, वो सारी चीजें दी गई। अब आगे देखिए कुल वर्ड, तो कुल वर्ड यहाँ पर कितने तरह 52 हैं, कुल वर्ड है 52, यानी कि 11 स्वर हैं, 2 आयोग वाह हैं और 39 कितने हैं, 39 आपके व्यंजन हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक है, अब आपको वही पॉइंट, आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान समझते जाइएगा आप ध्यान से। इस प्रकार मूल वर्णों की संख्या 44 है, जबकि उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर, 33 व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन ये शामिल हैं।
ठीक है। वही कुल वर्ण या मानक वर्ण या लेखन के आधार पर आप हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें क्या 11 स्वर, 2 आयोग व 33 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन शामिल है। तो देखिए, अब देखिए ये पूरी जानकारी एक ऐसी जानकारी है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने समझ ली, इसको पढ़ लिया, समझ, फिर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाली ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर देखिए हम हिंदी वर्णमाला का एक आपको पिक्चर ड्रा करी, हमने पूरा एक चित्र इसको पैराग्राफ की तरह से देखिए। यहाँ पर क्या देखिए, छोटा बड़ा इस तरीके से सारे वर्ड्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपको एक पिक्चर चित्र देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स वगैरह ये छोटे ABCD के हैं, यानी कि छोटी ABCD नहीं, हिंदी की जो ABCD बोली जाती है, यानी कि ये आ ई ये सारे बोले जाते हैं, तो ये यहीं पर है। तो आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आगे देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला का विभाजन। तो हिंदी वर्णमाला का विभाजन है तो क्या है, यहाँ पे देखिए हिंदी वर्णमाला के वर्णों को हिंदी व्याकरण में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसके वर्णों को, उसके शब्द होते हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या कर लिया, पहला देखिए, पहला है स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा आपका आयोग वा है। ठीक है, तो आपको विस्तार से जानकारी मैंने आपको बताया, मैं पूरी ब्याज में आपको पूरा ग्रामर बताऊंगा। तो देखिए विस्तार से जानकारी लेकर आई हूँ आपके लिए, तो आपको हर पॉइंट को, हर शब्द को, हर चीज को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। अब देखिए, अब उसी प्रकार अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए स्वर वर्ड, सबसे पहले स्वर देखिए, स्वर वर्ड देखिए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के या बिना अवरोध के किया जाए, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या कितनी होती है, कुल 11 होती हैं। तो वो देखिए यहाँ पर आ, छोटा आ से लेके आपको बड़ा ओ तक दी गई है। पहले स्वरों की संख्या थी 13 थी, क्योंकि अयोग वाह अ और अह को भी स्वरों में ही गिना जाता था, लेकिन अब वो अयोग वाह में गिने जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या कर दी गई है स्वरों की 11। तो वो आपको यहाँ पर समझना है। अब देखिए स्वर और उनकी मात्राएं। देखिए छोटा आ है यहाँ पर, इस पर कोई डंडा कोई मात्रा नहीं, इसमें अगर आप कोई शब्द लिखेंगे तो इस तरीके से कमल, सादा सादा शब्द लिख दिया। ठीक है, तो आपको वही चीज आप समझनी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा बड़ा, यहाँ पर देखिए इसमें क्या डंडा लगेगा बड़े आ में। छोटी ई में क्या है, इस तरीके से मात्रा लगती है उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। अब यहाँ पर देखिएगा कि बड़ी ई की मात्रा लगती है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, बड़ी ही। छोटा ऊ की मात्रा लगती है इस तरीके से, आपको हैंडल घुमा रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हर चीज़ आपको समझ ली। अब देखिए बड़ा ऊ की मात्रा किस तरीके से लगी, उल्टा हैंडल इस तरीके से। ठीक है, ऋषि की मात्रा क्या होती है, जैसे कि नीचे ये शब्द लिखा है तो उसके नीचे लगेगा तो मृग, रा गना जाएगा इसको, रा, ये ऋषि वाला रा होता है। ठीक है, आगे देखिए छोटी ए की मात्रा होती है, एक लगी हुई है ऊपर एक। ठीक है, बड़ी ए में क्या होता है, बड़ी ए में यहाँ पर खुद एक लगी होती है लेकिन यहाँ 2 दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मात्रा लग जाती है, क्योंकि भाई छोटी ए अगर यहाँ पर एक मात्रा दिखा रहा है तो क्या एक ही मात्रा लगेगी, लेकिन उसके ऊपर नहीं लगी तो उसका मतलब क्या मात्रा थोड़ी ना लगेगी, मात्रा नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से रखना। अब देखिए छोटा वो, देखिए छोटा वो में क्या है, एक डंडा लग, कोई भी शब्द लिखा हो उसके बगल में डंडा लग के उसके ऊपर एक मात्रा लगेगी। अब उसी प्रकार बड़ा हो की देखिए एक डंडा लगेगा, 2 मात्राएं लगेंगी। तो आप इस तरीके से क्या आपको स्वर की मात्राएं आपने समझ ली। देखिए आपको हर चीज के बारे में पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ भी सोचना, समझना या देखने की जरूरत कहीं पड़ेगी ही नहीं। अब आगे देखिए स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है, 3 प्रकार से हुआ। देखिए पहला मात्रा, कालमान, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। ठीक है, दूसरा देखिए व्युत्पत्ति, स्रोत या बुनावट के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। तीसरा प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार, यानी कि आप भेद भी बोल सकते हैं प्रकार भी बोल सकते हैं, दोनों में से आप एक चीज बोल सकते हैं। कभी भेद लिखा आया तो आप प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रकार लिखा आया तो भेद भी लिख सकते हैं, उससे कोई आपका सवाल गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको वही चीज मैं बार बार समझा रही हूँ कि आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको हर पॉइंट ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक है,
अब आगे देखिएगा पहला नंबर देखिए, मैंने आपको 3 पॉइंट समझा, उसमें देखिए पहला देखिए मात्रा, कालमान, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। अब देखिए कि मात्रा का अर्थ उच्चारण करने में लगने वाले समय से होता है। हिंदी वर्णमाला में मात्रा या कालमान या उच्चारण, ठीक है, उच्चारण आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना होगा। तो 3 स्वर होते हैं, उनके नाम भी दिया, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। देखिए पेपर में जाता है कि दीर्घ स्वर या हास्य स्वर, इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है और आपकी बार जरूर आएगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना होगा, ठीक है। अब देखिए पहला वाला पॉइंट देखिए हास्य स्वर। तो देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा वाला देखिए दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हास्य स्वर से, यहाँ पर शुरुआत करेंगे। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान से हर पॉइंट को समझ लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा हम हास्य स्वर देखेंगे यहाँ पर। इसमें देखिए क्या है, इसमें परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, हास्य स्वर के बारे में याद करना है, कम से कम समय, ठीक है। हास्य स्वर मात्राओं की संख्या होती है एक मात्रा। हास्य स्वर हिंदी में 4 हैं, 4 हास्य स्वर हैं। अ ई उ ऋषि, इसको बोलते हैं अ ई उ, धीरे से बोलते हैं ना। तो आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ समझना। बस आपको ये देखिए जहाँ मैंने लाइन लगाई, बस आपको वो याद करना, आपको हास्य स्वर की परिभाषा याद हो गई। हास्य स्वर को क्या है, छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अगर कभी छोटी स्वर किसे कहते आ जाए, एक मात्रिक स्वर किसे कहते आ जाए, लघु स्वर किसे कहते आ जाए, तो आपको मात्रा क्या करें, हास्य स्वर की ही परिभाषा लिख देनी है तीनों की तीनों में। ध्यान रखिएगा, नहीं 4 है, 4 शब्द है, इनकी मात्रा क्या, इनकी परिभाषा एक ही है। बस ये जहाँ स्व लिखा हुआ है वो आपको चेंज ये वाला कर देना, ठीक है। आप देखिए अब आगे देखिएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए, अब यहाँ पर दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर में आगे देखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगना समय लगता है। देखिए यहाँ पर ऊपर कम से कम समय या दुगना समय, स्वरों से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। इनमें मात्राओं की संख्या क्या होती है, 2 संख्या होती है मात्राओं की, ठीक है। अब दीर्घ स्वर के हिंदी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। दीर्घ स्वर को कहते हैं बड़ा स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया वैसे ही मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ। तो आपको ये चीजें क्या करनी, दोनों आप इसमें लगा सकते हैं, इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा इसका तीसरा वाला देखिए प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के बारे में आपको जानकारी समझनी है। यहाँ पर देखिए आपने 2 तो देख लिए, हास्य स्वर दीर्घ स्वर एक जैसे लगते हैं, एक में कम समय लगता है, एक में ज्यादा समय लगता है, एक में 1 मात्रा होती है और एक में 2 मात्रा होती है, सिंपल सी, ठीक है। अब आगे देखिए प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी बड़े स्वरों से भी अधिक समय लगता है, इन सबसे ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या करना, ध्यान से समझना है। अब आगे देखिए इनका प्रयोग दूर से बुलाने, पुकारने या चिंता मनन करने में किया जाता है। जैसे आ, ओम, राम, इस तरीके से जो शब्द बनाते हैं, तो वो शब्द इसको कहते हैं प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। यानी कोई शब्द इसका निश्चित संख्या नहीं है कि कभी कोई देखा, आपने देखा ओम बोल दिया, किसी ने ओम बोल दिया, किसी ने राम बोल दिया, तो क्या इनका कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आपको आ करके घंटे भर बोलना है, ऐसे नहीं है। कोई में आप जल्दी भी बोला जाता है, किसी में जल्दी भी बोलते, इसका संख्या निश्चित नहीं है। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि निश्चित संख्या नहीं होती है, किंतु भाषा विधि की संख्या 8 निर्धारित की जाती है, 8 निर्धारित करते हैं, प्लुत स्वर होते 8 निर्धारित की जाती है। तो वो आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ पर हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्या है, आपके प्लुत स्वर है। क्या है, आपके प्लुत स्वर, तो आपको पता होने चाहिए, समझने भी आप। प्लुत स्वर मूल रूप से संस्कृत के स्वर है। देखिए प्लुत स्वर किसे कहा है, संस्कृत के शब्द है, उसको संस्कृत के जो स्वर है उनको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। ये हिंदी के स्वर नहीं है, यानी कि सिंपल सी देख लीजिए, सबसे बेस्ट पॉइंट मिल गया आपका कि हिंदी के स्वर नहीं है, प्लुत स्वर हिंदी का स्वर नहीं है, संस्कृत का है। ये हिंदी में केवल एक त्रिमात्रिक के रूप में, यानी तीसरी मात्रा, जैसे आपने देखा एक मात्रिक, द्विमात्रिक, अब इसको त्रिमात्रिक के रूप में प्रयोग करा जाता है, इसलिए हम इन्हें हिंदी में भी मान्यता देते हैं, ठीक है। ये त्रिमात्रिक स्वर है क्योंकि इसमें 3 मात्राएं होती हैं, इसलिए प्लुत स्वर के उच्चारण में अस्वर से 3 गुना तथा दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। देखिए एक ये वाली लाइन देखिए, यहाँ से ये वाली,
देखिए ये सारी पूरा इसका आंसर है उसका, ये एक ही आपको आधी सी लाइन है, यही आपको दर्शा रही है क्या इसमें शब्द है। देखिए पहचान इसकी, देखिए प्लुत स्वर की पहचान, जिनमें 3 चिन्ह आते हैं वे संस्कृत शब्द है। जैसे इनमें देखिए एस का प्रयोग हो वे हिंदी शब्द होते हैं। एस देखिए एस टाइप के ये बने हुए, ये देखिए ये देख रहे हैं आप, देखिए ये इस तरीके से, तो ये शब्द हैं आपके, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेने हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम हर चीज को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब ये देखिए एक वाला पॉइंट देखो, उसके अंदर स्वर उसके भी देख लिया आपने। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देख लीजिए, एक पॉइंट के अंदर ही थे वो सारे पॉइंट्स। अब देखिए दूसरा वाला पॉइंट देखिए कि व्युत्पत्ति, स्रोत या बुनावट, तीनों चीज अलग अलग, या व्युत्पत्ति बोल सकते हैं आप, व्युत्पत्ति या स्रोत बोल सकते हैं, या बनावट के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या बनावट समझ लीजिए आप, स्रोत समझ लीजिए, व्युत्पत्ति समझ लीजिए, तो इसके आधार पर स्वर के भेद और प्रकार हैं। तो देखिए इनकी कुल संख्या होती है 11। हिंदी वर्ड वाला व्युत्पत्ति या स्रोत या बुनावट, तीनों को बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं, के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित करा जाता है। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पर, मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। ठीक है, तो देखिए संधि स्वर को पुनः 2 भागों में, आप देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भाग बांटे जा रहे हैं उनके भी भाग बांटे जा रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से देखिए आपने इसको बांटा 2 भागों में, अब हम इसके भाग को भी बांटेंगे, क्योंकि इसमें मूल स्वर में नहीं है, संधि स्वर को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संधि स्वर को। ठीक है, आगे देखिए दीर्घ या सजातीय या सवर्ण या समान स्वर, देखिए पूरा एक ही है, दीर्घ, सजातीय, सवर्ण, समान एक ही है, वो आपको ध्यान समझ लीजिए। चारों में से कोई भी शब्द आ जाए तो आपको समझिए कि स्वर संधि का भाग है ये। ठीक है, आगे देखिए दूसरा वाला, देखिए इसका कि संयुक्त या विजातीय या असवर्ण या असमान। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये वाले 4 पॉइंट याद रखने हैं। इसका सबब वो देखिए, दीर्घ का संयुक्त है यहाँ पर, ठीक है, सजातीय का विजातीय है, स्वर्ण का असवर्ण है, असमान का असमान स्वर है, हो गए 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए पहला क्या है, मूल स्वर। इसमें आप देखिए, अभी आप ध्यान समझिए, अभी पहले आप ये समझिए कि बनावट के आधार पर जो भेद प्रकार दिए वो संधि स्वर। ठीक है, तो अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे बढ़िए। देखिए मूल स्वर, शांत स्वर या स्थिर स्वर। मूल स्वर किसे कहा जाता है, शांत स्वर और या स्थिर स्वर को, यानी रुका हुआ शब्द, एकदम शांत स्वर जिसकी आवाज ज्यादा ना निकले, हल्ला ना हो उसके शब्दों से। ठीक है, ऐसा समझिए आप। आगे देखिए मूल स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं कि जिनकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं होती, तो मूल स्वरों को ही शांत स्वर यानी एकदम शांत धीरे धीरे स्वर बोले जाते, बिल्कुल स्थिर स्वर भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या होती है 4, अ, ई, उ, ऋषि। अब देखिए इनको किस तरीके से, इनकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ये। ठीक है, अब देखिए शांत स्वर, इनको शांत स्वर स्थिर स्वर का कैसे, देखिए अ, ई, उ, ऋषि, इस तरीके से एकदम शांति से बोले जाते हैं। अ, उ, ई, ऋषि, इस तरीके से एकदम शांति से बोले जाते हैं। आगे देखिएगा संधि स्वर, देखिए मूल स्वर पढ़ लिया, अब आगे बढ़े संधि स्वर। इनकी कुल संख्या होती है 7। संधि स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, दीर्घ, सजातीय या सवर्ण, समान स्वर। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त या विजातीय या असवर्ण या असमान स्वर दूसरे भाग में। पहला वाला देखिए ये रहा, दूसरा वाला ये रहा। तो देखिए पहला वाला भाग इसका समझ लीजिए। पहला वाला देखिए हमको क्या करना है, इसके सारे भागों को समझना है। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसके पहले वाले भाग का आंसर समझिए कि दीर्घ, सजातीय, सवर्ण, समान किसे कहा जाता है। देखिए जब 2 सजातीय या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनाता है या बनता है उसे दीर्घ, सजातीय या सवर्ण या समान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 3 होती है। तो आ, ई, उ, देखिए नया स्वर, देखिए 2 सजातीय समान स्वर। तो देखिए समान स्वर कैसे, देखिए आप मैं बताऊँ आपको, अ प्लस अ इज इक्वल टू यानी बराबर आ, ये बना देते हैं। 2 समान स्वर, समान स्वर मिलेंगे तो एक नया स्वर बना देते हैं। ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो आपका क्या क्या इस तरीके से तो बन के रेडी होगा। अब आगे वाला देखिए, इसका देखिए दूसरा वाला देखिए, संयुक्त या विजातीय या असवर्ण का असमान स्वर,
या असमान स्वर। तो देखिए पूरा हेडिंग में। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार हर वर्ड को समझना होगा जैसे आपने ऊपर वाला समझा। देखिए जैसे जब दो विजातीय यानी अलग अलग, विजातीय भिन्न या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते तब जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त विजातीय स्वर्ण असमान कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। इसे अ, तो देखिए अ प्लस ई, ऐ करके इस तरीके से तो इसको बन जाएगा ए। अलग अलग स्वर हैं, मिलेंगे स्वर ही बनेगा लेकिन अलग अलग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, नोट देख लीजिए कि दीर्घ स्वर की संख्या 7, दीर्घ सजातीय की कुल संख्या 3 है, विजातीय स्वर की संख्या 4 है। ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिए। अगर बाई चांस 1 नंबर में पूछ लिया जाता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार हम इसका तीसरा वाला पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए आपने 2 पॉइंट पढ़े हैं स्वर के, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए अब इनके आधार, प्रयत्न के आधार पर यानी कोशिश के आधार पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या, हिंदी की वर्णमाला में प्रयत्न के आधार पर अर्थात जीभ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए जीभ से छुलकर जो शब्द आ रहे हैं यानी छुल के आते हैं, उसके बाद जीभ से लग के आते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उनको 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे आप, तो वो आपको हिंदी वर्णमाला क्या है ध्यान समझिएगा। उनको क्या कहेंगे, उन स्वर को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो पहला देखिए अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अब देखिए पहला वाला स्वर देखिए आप यहाँ पर अग्र स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, आगे वाला, जीभ का आगे वाला बिल्कुल नुक वाला काम करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि इनकी कुल संख्या कितनी, 4 है। ये स्वर निम्न है, ई ए, इससे क्या जीभ आगे से हिलती है, पूरी जीभ नहीं, आप अंदर बाहर नहीं हिलेगी आपकी। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार क्या है, हम आगे वाले शब्दों पर पढ़ेंगे। अब आगे वाला क्या है हमारा, मध्य स्वर। क्या है, मध्य स्वर। ठीक है, तो आपको वही पढ़ना है, आपको ध्यान से समझिएगा। मध्य स्वर, तो मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य यानी बीच वाला भाग काम करता है, उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या 1 है। ये स्वर निम्न है, अ, तो इसमें क्या आगे नहीं आ रहा, तो बीच वाली जीभ पूरी भारी हो जाती है। देखिए तो पूरी जीभ अंदर लेके जाके। आगे देखिए पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्चिम भाग आता है, पीछे वाला भाग आता है अंदर साइड में, उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस शब्दों को आपको ध्यान रखना, 5 शब्द होते हैं, इसमें संख्या होती है 5। अब देखिए आगे देखिए, ये स्वर निम्न है, आ, उ, ओ, आओ। इसमें क्या अंदर देखिए गले तक का इस्तेमाल होता है, गले में जो जीभ रहती है बड़ी अंदर जाके वहां तक का इस्तेमाल रहता है इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको ये तीनों आप इसी पॉइंट के थ्रू आप इसको याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आप हर पॉइंट को ध्यान से समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना, वही चीजें आपको ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट को समझ लेना है। तो आपका आगे देखिएगा, आगे हमारा क्या, आगत स्वर। आगत स्वर किसे कहा जाता है, देखिए आगत स्वर अरबी फारसी के प्रभाव से आए हैं। हिंदी की वर्णमाला में इनकी संख्या केवल और केवल 1 है। यदि आगत स्वर का उच्चारण आ तथा ओ के बीच में होता है तो ये स्वर है, आओ करके आता, तो ये वाला स्वर है। देखिए ये वाला है आगत स्वर। ठीक है, मैंने कहा आपको डिटेल में समझाऊंगी, हर ग्रामर की बहुत सी चीज़ें आपने समझी भी पढ़ी भी नहीं होगी, वो भी समझाऊंगी आपको कि शब्दों में इसका प्रयोग, जैसे डॉक्टर, डॉलर। देखिए डॉक्टर के ऊपर आ रहा है डॉलर, तो इसमें अ बोल रहे हैं लेकिन आ का दोनों का स्वर है, तो चंदा टाइप का ये लगता है, चंदा लगेगा आप इसमें आगे। ठीक है, तो आपको वो आपको ध्यान से समझ भी लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे व्यंजन वर्ड पर। अभी तक आपने पढ़े स्वर वर्ड पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ड। देखिए यहाँ पर क्या है, व्यंजन वर्ड। तो देखिए व्यंजन वर्ड क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जिन वर्डों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी पूरे उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ड कहते हैं, यानी कहलाते हैं, कहते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या 39 है।
क ख, देखिए आ भी आ रहा है बीच में, क ख ग घ, आ जरूर आएगा इसके बीच में। आपको वही चीज आपको यहाँ समझनी है कि बिना स्वर के लगे हुए आप व्यंजनों को आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके व्यंजन हैं, जब तक इसमें स्वर ना लग जाए जब तक आप इनको नहीं पढ़ सकते हैं। आगे देखिए स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। देखिए का वर्ग के होते हैं, च वर्ग के, ट वर्ग में, और आपके यहाँ पे क्या देखिए त वर्ग में और पा वर्ग में। ये मैंने अभी आपको पीछे ऊपर बताए थे, आपको बड़े बड़े काफी अच्छे तरीके से समझा भी दिए हैं आपको। आप दोबारा समझिए क्योंकि हम इसको डिटेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसकी डिटेल पढ़ रहे हैं पूरी। ठीक है, तो वो आपको पॉइंट को आप ध्यान समझिएगा। अंतस्थ व्यंजन, देखिए अभी आपने पढ़े स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में कितने 4 होते हैं, य र ल व श, ल व। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन दोनों में से किसी को एक आप बोल सकते हैं कि भी संख्या में 4 होते हैं कि श श स ह। संयुक्त व्यंजन भी 4 में होते हैं, श त्र ग, ये दो शब्दों के जोड़ों से बनते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, अड़ ड, इनकी नीचे बिंदु होती है, ये नुक्ता होते हैं तो उनके होते। आगे देखिएगा कि व्यंजन शब्द वी प्लस अंजन यड़ संधि से मिलकर बना है। यहाँ वी का अर्थ सा और अंजन का अर्थ जुड़ना है, अर्थात साथ में जुड़ना। देखिए जुड़ना है, ये इन शब्दों को देखिएगा आप कि जुड़ना है। इसे क प्लस बराबर का हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए आप। ठीक है, तो व्यंजन शब्द का उदाहरण देखिए आप। व्यंजन शब्द का देखिए अर्थात स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण, स्वर की जिन वह वर्ण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला व्यंजन वर्ण के मूल एवं मुख्य 3 भेद हैं। ठीक है, वर्ण के मूल एवं मुख्य 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। तो ये क्या है, तीनों हैं। तो आपको क्या करना है, वही चीज आपको ध्यान से पढ़नी है। ध्यान से हर पॉइंट को आपको ध्यान से यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं ध्यान से समझेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, देखिए पहले इनको शॉर्टकट में बताया गया, उसके बाद इनकी डिटेल में समझाया गया। तो आप डिटेल में देखिएगा कि व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के क्या 3 मुख्य भेद होते हैं, पहला स्पर्शीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्मीय। देखिए अभी मैंने आपको समझा सिर्फ वही है, जो भी मैंने आपको अभी समझा वही चीज़ आपको यहाँ ध्यान से समझ लेनी है। तो पहला वाला देखिए स्पर्शीय व्यंजन। देखिए आपको हर चीज़ की डिटेल मिलेगी, यहाँ पर हर चीज़ की डिटेल मिलेगी आपको, हर चीज़ की जानकारी होगी आपको, हर पॉइंट आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिएगा, आप ध्यान समझिएगा, इन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के किसी ना किसी भाग का स्पर्श अवर होगा। यानी कि आपका मुंह होगा, मुंह का कोई ना कोई भाग छुलेगा जरूर, चिपकेगा जरूर, टच जरूर होगा, जब यहाँ आप इन शब्दों को बोल पाएंगे। हिंदी वर्णमाला में इसलिए इन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श होने वाले व्यंजनों वर्णों की जब 5 भागों या वर्गों में बांटा जाता है, वर्गीय व्यंजन के नाम से आप इसको जानते हैं। मूल स्पर्शीय व्यंजन 16 होते हैं, कुल स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो वही आपको ध्यान से समझ लेना है। अब देखिए इसी का आगे देखिए इसी का वाला इसका भाग देखिए, और आगे देखिए यहाँ पर देखिए वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो देखिए वर्गीय व्यंजन इसी का है। देखिए वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्णों के उच्चारण के आधार पर 5 वर्गों में बांटे जाते हैं। देखिए क से उच्चारण वाले स्थान होते, कंठ से बोलते, कंठ से, गले से। ठीक है, चा वाले क्या बोलते, च तालू से, यानी कि जो तलवा होता है, जो आप मुंह के अंदर जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे। ट ट ट ट, तो इसमें क्या है, जीभ को मूर्धा से, जीभ और गाल की सहायता से। का देखिए त नंबर देखिए, चौथा वाला देखिए दंत से, यानी दांत से, त थ द, दांत जरूर लगेंगे इसमें, ध्यान रखिए, हर चीज को ध्यान समझिए उसको। आगे देखिए प वाले देखिए उच्चारण स्थान का तो होस्ट, प फ ब, होठों से बोला जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखा अंतस्थ व्यंजन। देखिए कि ये क्या है, ये व्यंजन है, तो वो आपको क्या करने समझने हैं, आपको हर पॉइंट यहाँ पर समझना है। ये पॉइंट अगर आपने नहीं समझे तो समझ लीजिए आपको व्याकरण भी नहीं समझ में आएगी अच्छे तरीके से। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम होता है, यानी वायु मतलब हवा जो मुंह से निकलती कम निकलती है, उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है इनकी। अंतस्थ निम्न 4 है, य र ल व, धीरे से मतलब य र ल व, मुंह छोटा सा मुंह खोल के बोल सकते हैं इसको। ठीक है,
अर्धस्वर या संघर्षहीन किसे कहा जाता है? इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, श्वास वायु अनुरोधित रहती है। हिंदी वर्णमाला में य व अर्धस्वर है। ठीक है। लुंठित प्रकंपित व्यंजन, लुंठित प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में केवल र लुंठित प्रकंप व्यंजन है। कंपन के साथ उच्चारण करते समय जीवा यानी कि जीव की स्थिति गोल बनती है, इसलिए इसे लुंठित र र र र र र घूम जाती है, जीव एकदम राउंड राउंड जाती है। प्रकंपित प्रकंपति प्रकंपति कंपित प्रकंपति व्यंजन कहते हैं, जैसे राजा 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 सब बोलते हैं ना, तो मुंह पे से क्या है कि जीभ राउंड राउंड ऐसे घूमती है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब आगे पढ़ेंगे हम, आगे भी पढ़िए। आगे देखिए हर पॉइंट को आपको क्या करना, ध्यान से समझना हर पॉइंट को। पार्श्विक व्यंजन देखिए, हिंदी की वर्णमाला में केवल ल व्यंजन पार्श्विक का उच्चारण करते समय जीभ के दोनों तरफ से वायु का निष्कासन होता है, जिसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि लालू कालू, बगल में से साइड में से दोनों जीभ की तरफ से हवा निकलती है, ऐसा समझिए। थर्ड वाला पॉइंट देखिए कि जिन ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन दोनों में से आप एक, अगर आप ये लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ ज्यादा ऊष्मा का प्रयोग होता है वह व्यंजन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके 4 भाग होते हैं, यानी कि संख्या उनकी 4 होती है। ठीक है। देखिए श श ह श श श स ह। ठीक है। यानी कि ज़्यादा ऊष्मा पैदा करने, शो शो काफ़ी ताकत लेती है, ऐसा। ठीक है। अब उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, हर बार आगे बढ़ के आपको हर चीज़ आपको नई नई देखने को मिल जाएगी इसमें। ठीक है। अब आगे देखिएगा कि काकल्य व्यंजन या काकलीय व्यंजन, देखिए क्या होते हैं वो भी आपको पता नहीं। सारे व्यंजन जो होते हैं ना, उनके अंदर भी छाटे हुए शब्द होते हैं, उनके अंदर जो छटे उनके उसको भी अंदर से क्या बोलते हैं वो भी आपको बताऊंगी। देखिए हिंदी की वर्णमाला में केवल ह व्यंजन काकल्य होता है। काकली व्यंजन या काकल्य व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। कंठ द्वार यानी गले का जो हिस्सा होता है उसके द्वारा किया जाता है, हो इस तरीके से। ठीक है। अब आपको क्या करना, अब आपको धीरे से और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर व्यंजन वर्णों के अन्य रूप, देखिए इसके अन्य जो रूप होते हैं वो और आप यहाँ पर देखिए ये भी काफी अच्छी चीज है, वो आपको देखिए। अब देखिए द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन। देखिए 4 प्रकार का व्यंजन है। अन्य रूप, इसके और भी रूप होते हैं वो वाले देखिए। नया पॉइंट है जो आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत ना के बराबर सुना होगा, सुने भी नहीं होंगे बहुत से। तो ये ऐसे हैं कि जो व्यंजन वर्ण 2 गुणों से मिलकर बना है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कब और कहाँ प्रयोग होता है, इस आधार पर इनके नाम उत्क्षिप्त या ताड़न जात हैं। ठीक है। तो कहाँ पर यूज होता है, किस तरीके, तो उसको उत्क्षिप्त बोला जाता है, वहां पर ताड़न जात बोला जाता है, तो उनके हिसाब से बोला जाता है। आगे वाला पॉइंट देखिए, द्विगुण व्यंजन को जीवा के स्पर्श से मुंह बाहर तेजी से फेंक देते हैं, इसलिए इसको फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। देखिए फेंका हुआ व्यंजन। आगे देखिए आगे वाला पॉइंट देखिए कि हिंदी की वर्णमाला में इनकी केवल और केवल कुल संख्या 2 होती है, ड। देखिए इनके नीचे बिंदु जो नुक्ता लगे रहते हैं। ठीक है। आगे वाला पॉइंट देखिए, इनका प्रयोग या यह हमेशा किसी भी शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं, यह कभी भी आरंभ में नहीं आते, यानी शुरुआत में नहीं आते, बीच में आएंगे या अंत में आते हैं। जैसे कि पढ़ना, लड़ना, घड़ा, चढ़ाना आदि। ठीक है। ऐसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है, उसने पढ़ना है, तो क्या है, पढ़ना बीच में आएगा, पहले में नहीं आएगा, बीच में लास्ट में आएगा। ठीक है। आगे देखिएगा आगे वाला पॉइंट देखिएगा कि यदि ड किसी भी आधे या कोई भी आधे वर्णों के साथ जुड़कर किसी भी शब्दों के बीच में आए तब उनमें नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ये बीच में कहीं आ रहा है या आधे शब्द में आ रहा है तब उनका नुक्ता में इनका यूज नहीं किया जाता। जैसे मंडल या मंडल, देखिए आधा आ रहा तो इसमें नुक्ता का यूज नहीं होगा। पंडित या इस तरीके से पंडित लिखे तो इसमें भी यूज नहीं होगा। देखिएगा यही वाली चीजें आपको नई चीजें, ये बहुत नई चीजें जो आपको समझनी है और आपको पढ़नी भी है। ठीक है। अब उसी प्रकार आगे देखिए, जैसे इसमें दिखा रहा है कि द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कभी भी अंग्रेजी शब्द के साथ नहीं होता, जैसे कि रोड, रीड इत्यादि। ठीक है। अंग्रेजी शब्दों के साथ नहीं होता, द्विगुण व्यंजन का शब्द कभी नहीं होता है, रोड या रीड इस तरीके से। आगे देखिए नुक्ता, कि ड के नीचे जो बिंदु है उसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता का अर्थ है न होता है, जिसका प्रयोग शब्दों पर जोर देने के लिए किया जाता है।
किंतु अनुस्वार में प्रयुक्त आधे न का प्रयोग शब्दों पर जोर देने के लिए कभी नहीं होता है। ठीक है, शब्दों में जोर देने के लिए कभी नहीं होता, लेकिन लुप्ता जो होता है इसका प्रयोग शब्दों पर जोर देने के लिए किया जाता है। अनुस्वार में प्रयुक्त आधे न, अनुस्वार में जो आधा ना यूज होता है उसका नहीं होता है, उसका कभी क्या जोर देने पर नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से नुक्ता अरबी फारसी के प्रभाव से आए हैं। नुक्ते ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयोग होते हैं जो पहले से मूल लिपि में ना हो, जैसे कि ड मूल देवनागरी वर्णमाला में न था, नहीं था और न ही संस्कृत में पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए आगे वाला समझिए, आगे वाला पॉइंट समझिए। देखिए यहाँ पर आगत व्यंजन क्या है, यहाँ पर आगत व्यंजन। ठीक है, देखिए हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रभाव से आए हुए व्यंजन वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए व्यंजन वर्ण के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगे हुए व्यंजन वर्णों को ही आगत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, मूल संख्या क्या है, 5 है, कुल संख्या 6 है। अब देखिए कुल संख्या क्या है, क ख ग ज फ। अब कुल संख्या हो जाएगी तो उसमें आ और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अ वर्ण नुक्ता सहित टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए नुक्ता क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना, आ का जो नुक्ता है वो यहाँ नीचे, यहाँ आ के नीचे लगा देना। ठीक है, अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नोट आपको बताएंगे कि 4 या 5 या उससे ज़्यादा वर्ण वाले शब्दों में यदि 2 से अधिक बार आगत व्यंजन का प्रयोग हो तो दूसरे वर्ण पर नुक्ता का प्रयोग करते हैं। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना होगा और हर पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा क्या है द्वितीय व्यंजन। क्या है द्वितीय व्यंजन, देखिए कि जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आए, किंतु पहले वाला आधा हो, दूसरे वाला उसी का आधे से ज़्यादा हो, तब उस वर्ड को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में अधिकतर 3 अक्षर निर्मित किए जाते हैं, जैसे कि पत्ता, बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, रसगुल्ला, इस तरीके से शब्द जो आते हैं वो उसको द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। अब आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त में वैसे तो जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखना है तो देखिए यहाँ से लिख दीजिए आप ये वाला। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 4 को गिनाया जाता है। 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि देखिए क्षत्रिय कश, त्र से तर, ज्ञ से ज्ञ, जव, श्र से शर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको छोटे तरीके से शॉर्ट में। यहाँ पर क्या डिटेल में दिया गया, सारी चीज़ें डिटेल में आपको दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है। तो कुछ लोग क्षत्र को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है, परंतु वर्तमान में इन्हें हिंदी वर्णमाला में गिना जाता है। यानी अब इनमें हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, लेकिन वैसे तो उसको नहीं गिना जाता, लेकिन अब गिनते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आयोगवा क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए कि आयोगवा हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह स्वयं में अयोग्य है, सिर्फ साथ चलने में सहयोगी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में इसके 2 रूप होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। मैंने भी आपको बताया था अनुस्वार और विसर्ग, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला देखिए अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है, व्यंजन वर्ण के बाद या व्यंजन वर्ण के साथ अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता है, क्योंकि व्यंजन वर्णों में पहले से ही स्वर वर्ण जुड़े होते हैं, जैसे कि कंगा, रंगून, तंदूर। ठीक है, इसकी संख्या होती है 1 अंग। इसके ऊपर लगी हुई बिंदु के आधा नाक दर्शाती है। ठीक है, विसर्ग देख लीजिए कि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है, विसर्ग का उच्चारण हकार की ध्वनि आती है। इनकी भी संख्या 1 है, अह। विसर्ग प्रयुक्त शब्द संस्कृत तथा तत्सम शब्द माने जाते हैं, जैसे कि स्वतः, अतः, प्रातः, दुख इत्यादि। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझ लेना होगा। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दी है वो, और देखिए यहाँ पर क्या अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन। देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन और लिखने की दृष्टि से स्वर, इन दोनों का योग ना ही
स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ, इसीलिए इन्हें आयोग कहते हैं। फिर ये एक अलग अर्थ का वहन करते हैं, इसीलिए आयोग वाह कहलाते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ लेना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको हर पॉइंट आपको समझते जाइए आप ध्यान से बस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक वाला देखिएगा। अनुनासिक के हिंदी वर्णमाला में अनुनासिक वर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है चंद्र, स्वनिम चिन्ह, इस तरीके से चंद्र बिंदु, चंदा के ऊपर बिंदु, खाली चंदा, चंदा के ऊपर बिंदु। तो देखिए इसमें कहते हैं चंद्र स्वनिम चिन्ह। चंद्र अंग्रेजी के स्वर चिन्ह है, क्योंकि इनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दानुसार किया जाता है, अंग्रेजी के शब्दों के हिसाब से किया जाता है। यह देखिए अब यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग निम्न किस तरीके से नियम है, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है वो देखिए। यह अंग्रेजी के मूल शब्दों के साथ प्रयोग में आता है, परिवर्तित शब्दों के साथ कभी भी यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि पोलिश मूल शब्द है, पुलिस परिवर्तित शब्द है, ठीक है। अब देखिए आगे देख लीजिए, जब अंग्रेजी वर्ड ओ के पहले और बाद में कोई अन्य अंग्रेजी वर्ड का अवश्य हो परंतु ओ कभी ना हो, तब अधिकतर चंद्र स्वनिम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपने समझा, अनुनासिक को आपने समझ लिया, ठीक है। तो आपको इसका हर पॉइंट आप उसको समझ लीजिए, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आगे वाला देख लीजिए, आगे क्या दे रहा है, जब अंग्रेजी वर्ड ओ के पहले और बाद में कोई अन्य अंग्रेजी का वर्ड अवश्य हो परंतु ओ कभी ना हो, तब अधिकतर चंद्र स्वनिम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि डॉक्टर, हॉट, बॉल, कॉफी, कॉपी आदि, ठीक है। चंद्र बिंदु देख लीजिए, चंद्र बिंदु तो चंदा के ऊपर बिंदु। चंद्र बिंदु के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है, ठीक है। जब उच्चारण शुद्ध नासिक हो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करें, जहां, वहां, हाँ, कायन, सा, सांप आदि, ठीक है। चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, जहां पर ऊपर की ओर आने वाली मात्राएं, ये वाली मात्राएं आए, वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करें, ठीक है। जैसे कि भाइयों, कहीं, मैं नहीं, भों भों आदि, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना होगा। अब देखिए नीचे वाला कि इस नियम के अनुसार कहीं, केचुआ, सैकड़ा आदि शब्द गलत हैं। देखिए इस नियम के अनुसार क्या है कि ये काफ़ी जो शब्द हैं जो गलत हैं, क्या है, गलत हैं, ठीक है। तो हम उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर पॉइंट आपको यहाँ ध्यान से समझना होगा कि ये सारी चीज़ें जो आपके व्याकरण में संपूर्ण व्याकरण की आपको व्याख्या कराएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्या है यहाँ पर कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, यानी अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है वो आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए जैसे अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है, ठीक है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, शब्दों के अर्थ में अंतर आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है हंस, ठीक है। तो हंस लिखा तो एक क्या, एक जल पक्षी है, लेकिन हंसने की क्रिया हो गई, यानी कि देखिए हंस, हाथ पे सिर्फ बिंदी है, अंक की बिंदी है, तो ये हंस हो गया। यानी हंस जो आपका जो पानी में एक पक्षी रहता है वो, ठीक है, सफ़ेद कलर का रहता है। अब हंस हो गया तो कहता हंसना, हम हंसते हैं, बोलते हैं हंसना, हम जीवा कर, तो वो हंसना होता। तो देखिए एक चंदा बिंदी से शब्द की पूरी व्याख्या बदल जाती है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं आपको सारी, अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होते हैं, देखिए वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर या पंचमाक्षर कहते हैं। देखिए आप इसमें पंचमाक्षर या पंचमाक्षर इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। कहते हैं देवनागरी में पंचमाक्षर की कुल संख्या 5 है, ठीक है। सेड़ा, वण, न, म, ये क्या है पता है आपको, मैंने अभी पिछले ऊपर बताया है मैंने आपको किस तरीके से वर्ग लिखे ना, जैसे का, खा, ग, घ, अड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कुल संख्या इसलिए बताई गई क्योंकि ये देखो पूरे इसका एक माना जा रहा है इसको, ठीक है। इस तरीके से 5 सूचियाँ बनी हुई है ना, तो वो 5 संख्या हो गई, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट को ध्यान समझना है। अब आगे देखिए
कि पंचमाक्षर से निर्मित शब्द जिन्हें अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा है गंगा, देखिए आधा गंगा अड़ंग अड़ंग लिख के और ग दोनों, तो यहाँ पर गंगा इस तरीके से लिखा है। यहाँ दिनांक अड़ंक अड़ंक दोनों लगाए तो यहाँ पर अंक की बिंदी लगा दी जाए। यहाँ देखिए पंचम में पंचम इस तरीके चंचल का, यहाँ पर देखिए इस तरीके से चंचल, कंठ का ये कंठ, कंधा का अंगिना और धाटा के ना ऊपर आ बिंदी आ जाएगी। कंपन में देखिए आधा माँ और पा है तो यहाँ पर क्या है का पा पूरा हो गया, यहाँ पे माँ की जगह अंक की बिंदी ऊपर आ गई। तो आप इस तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हर पॉइंट आपको क्या कर रहा है, हर पॉइंट आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए है। आपको बहुत ध्यान से समझना हर पॉइंट को, गलती आपको कहीं नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है कि अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के नियम। देखिए अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर नियम दिए हुए, देखिए ये वाले 4 पॉइंट है, ये रेड कलर के डॉट लगे हुए हैं तो वो वाले आपके 4 पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे देखिए यदि पंचमाक्षर के बाद, देखिए पहला वाला देखिए, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ड आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। जैसे वाक में, ठीक है, अन्य, चिन्ह में, उन्मुख आदि शब्द वाम में आए च में उमुख के रूप में नहीं लिखे जा सकते। ये क्या है, ये इस तरीके से ही लिखे जाते हैं, अन्य तो इस तरीके से ये नहीं लिखे जाते। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे वाला पॉइंट देखिए, पंचम वर्ड यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ड अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, द्वितीय रूप में दोबारा आए, दोबारा कोई शब्द आएगा तो वो क्या है, वो भी परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न ना 2 बार है, ये नहीं होगा, अन्न 2 बार नहीं होगा, सम्मेलन 2 बार तो नहीं होगा। तो इनको इस तरीके से आप इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, ये लिखिए ना, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना, फिर इस तरीके से है। तो क्या कहते हैं, आगे वाला पॉइंट देखिए कि जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य र ल वह आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि मूल रूप में ही रहता है। जैसे अन्य कन्हैया आदि, देखिए इस तरीके से, देखिए ये अपने रूप में ऐसे ही रहेंगे, इसको बदला नहीं जाएगा, ठीक है। इनका खुद का रूप ऐसा होता ही है, ठीक है। यदि आगे देखिए, यदि य र ल व अंतस्थ व्यंजन स ऊष्म व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है, चूँकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए किसी वर्ग में क्या है, सम्मिलित नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो ये देखो आपको ध्यान से हर पॉइंट को आपको ध्यान समझना है कि यार किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जैसे संशय संयम, ये खुद में अपने शब्द हैं, तो ये इसमें क्या है, ये किसी से सम्मिलित नहीं है, यानी मिले हुए नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार, यानी जो 5 वर्ड होते हैं उनके स्थान पर अनुस्वार किस तरीके से लगा वो देखिए। अब अनुस्वार देखिए, अनुस्वार ये है बिंदी का प्रयोग पंचम वर्ण, जिसे देखिए इस तरीके से, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके पंचमाक्षर। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पंचमाक्षर किसे कहा जाता है, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो। किस स्थान पर किया जाता है, अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क, च, ट, त, प वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। अब जैसे, अब यहाँ पर हम आपको इसके उदाहरण बताएंगे, मतलब हमने उसको बताया, अब हम इसको आपके उदाहरण बताएंगे, यानी उस जैसे का मतलब उदाहरण ही कहलाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान समझिए इसको। यहाँ देखिए वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे गंगा, मैंने भी आपको बताया, गणंगा, गंगा, चंचल, झंडा, गंदा, कंपन। तो ये क्या इस तरीके से प्रयुक्त होते हैं कि आना इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं वर्णों को, ठीक है। आप इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको झंडा इस तरीके से, गंदा, कंपन इस तरीके से। अब हम आगे देखें वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान। तो देखिए इनका उच्चारण स्थान देखेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब देखिए उच्चारण स्थान, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आते हैं, उससे पूछे जाते हैं कि इसको कौन स्वर बोला जाता है, कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार, क्या कौन कौन से होते हैं। तो वो देखिए मैं आपको बताऊँ, ध्यान समझिएगा हर पॉइंट को।
हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान, ये यहाँ पर हेडिंग में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस हेडिंग को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया है स्थान, दूसरे पे दिया है स्वर, आगे दिया हुआ है व्यंजन, आगे दिया अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आयोग वाह, ऊष्म अंतस्थ, ये सारे पॉइंट्स दिए। अब देखिए इसमें क्या स्थान, देखिए कंठ, कंठ को किससे क्या क्या, वो कंठ से हम किस स्वर को निकालते हैं, आ कंठ से, ठीक। कंठ क्या होता है हमारा गला, ठीक है। और देखिए क्या व्यंजन क्या निकलते हैं, क ख ग ये हमारे गले के स्वर में निकल जाते हैं। इसमें अंतस्थ कुछ नहीं होता, ऊष्म होता ह, तो गले की सहायता से, आयोग अह, ये देखिए ये कंठ से निकलते हैं। अब ये तालु क्या है, तालु जो उसका ऊपर का तलवा होता है उसके सहायता, ई, ठीक है, ई। आगे देखिए ये वाले च छ जा, फिर आगे देखिए अंतस्थ में क्या, य निकलता है, ऊष्म में स निकलता है, इसमें अयोग वा नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मूर्धा, तो मुंह से। अब देखिए ऋषि मुंह से निकल रहा है। आगे देखिए ट ठ ड ढ ड़, अब अंतस्थ में देखिए र श, ऊष्म में, आयोग वा नहीं है यहाँ पे कुछ। आगे देखेंगे हम कि दंत का मतलब दांत का मतलब दांत। अब यहाँ को ल, इसमें क्या दांत लग रहे हैं, तो जीभ दांत के पास चिपकती है आके, जब भी आप इन शब्दों को बोल पाएंगे। देखिए जैसे कि ल, त थ द ध न, ल अभी आप बोल सकते हैं, ठीक है। श भी आप बोल सकते हैं, अयोग वा इसमें नहीं है। आगे देखिए होस्ट, यानी होस्ट का मतलब होता है ओठ। देखिए उ प फ ब भ म, होठ से बोल रहे हैं हम। यहाँ पर क्या देखिए अंतस्थ भी नहीं है, ऊष्म भी नहीं है, आयोग वाह भी नहीं है, ओष्ठ में नहीं होते हैं ये, ठीक है। अब नासिका, ये नाक के द्वारा, तो स्वर कुछ नहीं, वो नाक के द्वारा कोई स्वर होता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आप बोलेंगे ण न म ड, ठीक है, नाक से बोले जा रही है सारे शब्द। यहाँ पर अयोग वा कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, अयोग वा है, अंतस्थ ऊष्म नहीं है। अयोग वा क्या है, अंग है, चंदा वाला है और चंदा बिंदी वाला है, तीनों ही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ है कंठ तालु, कंठ का मतलब क्या है, गला और ताल, गले और ऊपर का हिस्सा तालु रहता है, वो दोनों के साथ, दोनों को जोड़ के। तो क्या है यहाँ पर ए, ठीक है। यहाँ पर व्यंजन कुछ नहीं है, अंतस्थ भी कुछ नहीं है, ऊष्म भी कुछ नहीं है आपके, और अयोग वाह भी कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बस यही समझ लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए आगे देख लीजिए, आगे देखिए अब हमने क्या बताया आपको, कंठ। अब हम बताए कंठोष्ठ है, यानी कंठ और होठ दोनों के साथ ओ, यानी कि देखिए ओ निकल रहा, तो गले का स्वर भी निकल के आ रहा है और होठों से बोला जा रहा है, तो ओ, इसमें व्यंजन नहीं है, अंतस्थ भी नहीं है, और आपके ये वाले ये भी नहीं है, आपके अंतस्थ भी नहीं है, ऊष्म भी नहीं है, और आपके अयोग वाह भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होठ से बोलने वाले क्या है, दांत और होठ से बोले कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, स्वर में नहीं है, व्यंजन में नहीं है, सिर्फ अंतस्थ में वाह, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऊष्म में भी कुछ नहीं है और अयोग वाह में भी कुछ नहीं। तो ये वाली एक टेबल है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। हर टेबल जो दी जा रही है आपको याद रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अब आगे देखिए कि पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान, ठीक है, पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान। तो देखिए उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पर, पंचमाक्षर कौन कौन से, ण न म के संयुक्त रूप से उच्चारण स्थान नासिक्य है, नासिक्य होता है, नाक के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए परंतु अलग अलग पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान उपरोक्त सूची के अनुसार होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि आगे देखिए यहाँ पर हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में, तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला हमने आपको इंग्लिश में बताएंगे किस तरीके से, कि आगे देखिए तालिका में हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण की अंग्रेजी में और हिंदी में आपको बताए जाएंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी उससे बनने वाले संबंधित शब्द बताएंगे, चित्र भी दिखाएंगे आपको। अब आगे देखेंगे प्रत्येक वर्ण से बनने वाला एक संबंधित हिंदी शब्द और उस हिंदी का शब्द का चित्र, पिक्चर, तो ये आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको दोनों तीनों से चारों चीज़ें बताई जाएंगी। आप देख लीजिए यहाँ पर
देखिए छोटा आ से बनता है ए, और ए से क्या बनेगा अनार, और अनार का चित्र यहाँ पर आपका दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बड़ा आ, बड़ा से बनता है डबल ए, और इसको बोलते हैं आम, और इसको यहाँ पर पिक्चर दी गई है आम की। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे वाले में बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं तो आपके लिए हर चीज़ जो भी मैंने बताया आपको व्याकरण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद समझ में आएगा आपको कि क्या किस तरीके से होता है। अब देखिए छोटी ई से आई बनता है, और ई से बनती है इमली, और इमली होती है खट्टी। ठीक है, बड़ी ई से बनती है ईख, बड़ी ई से क्या होती है डबल ई, और इसको बोलते हैं ईख, और ईख होती है मीठा मीठा गन्ना। ठीक है, छोटा ऊ से होता है यू, और उससे बनता है उल्लू, और जिसको रात में दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा ऊ से बनता है डबल ओ, ऊन, ऊ से क्या बनती है ऊन, जो आती है स्वेटर बनाने के काम। ठीक है, अब आगे देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए ध्यान से देखिए, अब हम आप बताएंगे आपको ऋषि। ठीक है, रा से ऋषि, आर आई, आगे किसको बोलते हैं ऋषि। ऋषि होते हैं ऋषि मुनि, जो बड़े महात्मा होते हैं उनको ऋषि बोला जाता है। छोटी ए से ई से एड़ी, और एड़ी होती है हमारे पैर का निचला हिस्सा। ठीक है, बड़ी ए से होता है ए, तो ए आई, ए से होता है ऐनक, जिसको आंखें कमजोर हैं वो पहनते हैं ऐनक। ओ छोटा ओ से होता है ओ, उससे होती है ओखली, जिसमें आप मसाला डाल के कूट सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब ओखली के बाद हम आएंगे औरत पर। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखिए, औ से औरत, उसको बोलते हैं ओ यू, इंग्लिश में बोलेंगे। औरत यहाँ पर देखिए, औरत होती है महिला। ठीक है, माँ बहन कोई भी हो सकती है। अंग से ए एन बनता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को आपको ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अंग से होता है अंगूर, अंगूर होते हैं खट्टे मीठे। ठीक है, आहा क्या होता है, आहा होता है ए एच, ये होता है इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है, ये इसका चित्र भी नहीं होता है, ये वाला यहाँ पर आपका नहीं होता है। आगे देखिए, का से के ए, कबूतर जो उड़ता है कौवे की तरीके से, वो भी एक पक्षी है हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम आएंगे खरगोश पर। देखिए, खा से खरगोश, खरगोश को करते हैं के एच ए से, खरगोश जिसको पसंद होती है गाजर। ठीक है, गमला, गा को प्रदर्शित करते हैं जी ए से, गमला होता है, और इसमें हम पेड़, छोटे छोटे पौधे, फूल कुछ भी लगा सकते हैं। गा से घड़ी, घड़ी को प्रदर्शित करते हैं जी एच ए से, घड़ी निकाली जाती है, और घड़ी होती है, इससे देखिए घड़ी बनेगी यहाँ पर। आगे देखिए, और घड़ी हाथ में पहनी जाती है। और न देखिए, न एन जी ए, तो ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, चित्र नहीं होता उसमें कुछ, और इसका वो शब्द नहीं होते। चा से होता है सी एच ए, चा से बनती है चम्मच, जिससे हम खाते हैं खाना। छा से होता है आपका छाता। आप देखिए सी डबल एच ए से इसको निकालेंगे। आप देखिए छाता जो बारिश से बचाने के काम में आता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इसको आगे से आगे देखिए, आप ध्यान से देखिए, हर पॉइंट आपको मैं चित्र के द्वारा इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जा से देखिए जा से जे ए, इससे होता है जग, या जिसको जहाज भी आप लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जहाज देखिए यहाँ पर इस तरीके से है। झा से जे एच ए, झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, तिरंगा। ठीक है, वहाँ होता है क्या, न एन वाई ए, इससे क्या होता है, इससे कोई चित्र नहीं होता, इससे कोई शब्द भी नहीं बनता। ठीक है, अब आगे देखिए, ट से होता है टी ए, और ट से होता है टमाटर, जो टमाटर बड़े मज़ेदार। ठीक है, अब यहाँ होता है ठा से होता है टी एच ए, ठठेरा, जो बर्तनों को बनाता है। ठीक है, अब हम उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। हर पॉइंट को आपको यहाँ ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या है, ड है, तो उसको डी ए से करेंगे। डमरू, तो डमरू होता है जो महादेव बजाते हैं। आगे देखिए तो ड से डी एच ए, ढक्कन, आप कुछ बनाते खाना तो उसको ढक्कन से ढक देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ढक्कन। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को आपको ध्यान से
समझना है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अणा, अणा से होता है न, तो इसमें भी कोई चित्र और कोई भी लिखावट नहीं होती है। आगे देखिए ता से बनता है टीए, उसको होता है तरबूज यानी तखरी, कुछ बाद उससे तरबूज, ये क्या होती है, ये होता है आपका तराजू, ठीक है। अब देखिए थ से THA होता है, और थर्मस जिसमें पानी की आप रख के लेके जा सकते हैं पीने के लिए। द से बनता है DA, दवा, दवा बीमार हो जाए तो आपको दवाई की आवश्यकता पड़ती है। धनुष, ठीक है। तो DHA, धा से बनता है DHA, धनुष, जो राम जी चलाए थे सीता जी के विवाह के समय। अब आगे देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ आगे ध्यान से पॉइंट्स बाय पॉइंट सुनते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए न से बनता है NA, वो होता है नल, आपके घर में नल टोटी लगी हुई होगी। प से क्या होता है PA, पतंग, जो आपने काइट फेस्टिवल आया था वो उड़ाई थी आपने पतंग। फ से PHA और FA दोनों चीज़ बना सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। फल, जो आप रोज़ खाते हैं हेल्दी होने के लिए। ब से BA, बकरी, बकरी का दूध पीते हैं। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम, हर पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर भ से बनता है BHA, भालू, जो जंगल में रहता है। माँ, मछली, MA से प्रदर्शित करते हैं, मछली जो पानी में रहती है। या से बनता है YA, और यह होता है यज्ञ, जो साधु लोग पूजा हवन वगैरह करते हैं तो उसको यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। अब आगे उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए बढ़ते जाइएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे हम। अब आगे देखिएगा यहाँ पर कि र होता है RA से, और रस्सी, रस्सी से आप कूद सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी बांध सकते हैं। ल से बनता है LA, और लड़की, लड़की तो छोटी सी डॉल या गुड़िया। व से आप बोलेंगे VA, यहाँ होता है बरगद का पेड़, ये बहुत बड़े बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत विशाल का है, बहुत पुराना होता है। श, तो इसको करेंगे SHA से, सलजम, सलजम क्या होती है, प्याज की तरह दिखती है, खाने के लिए होती है, वो खाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे देखेंगे आप, देखिए आगे देखिए SHA, षटकोण, षटकोण होता है, इसकी भुजाएं 6 भुजाएं होती हैं इसकी, ठीक है। सपेरा, जो सांप को बीन पर नचाता है उसको बोलते हैं सपेरा। HA, हल, जो खेत से खेत जोता जाता है। क्षत्रिय, तो KSHA, क्षत्रिय होते हैं सैनिक जो युद्ध में लड़ते हैं। TRA, त्र माने होता है त्रिशूल, जो शिव जी के पास है त्रिशूल, देवी माता के पास है त्रिशूल, तो वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला देखिए क्या है, GYA, ज्ञा से ज्ञानी, जो पंडित ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं ज्ञानी है, भैया उनको बहुत ज्ञान है, हर चीज़ की समझ है उनको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते जाइए, पकड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए यहाँ पर कि आपने अब तक सीखा कि हिंदी वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अभ्यास का समय है। आइए जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला लिखना कैसे सीखा जाए, और इससे हम कुछ स्वर व्यंजन की वर्कशीट तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर वर्कशीट तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है, आपको बढ़ना है। तो देखिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि बच्चों को हिंदी वर्णमाला कैसे सिखाएं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आएगा हिंदी वर्णमाला सीखना बच्चों के लिए हिंदी भाषा की नींव है। देखिए हिंदी वर्णमाला बच्चों को सिखाई जाती है बचपन से, क्योंकि वो नींव है हिंदी सीखने के लिए। बच्चों का आप सिखाएं सबसे पहले वर्णमाला ही सिखाई जाती है, आ ई ही सिखाया जाता है, इसका मतलब यही है। इसे सीखने के लिए आप रचनात्मक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई रचना की गई, आपने आ बनाया, कुछ डिजाइन बना दिया, बच्चे को दिखाया, बेटा देखो इसको इस तरीके से पढ़ो, इसको इस तरीके से पढ़ो, ऐसा। आप जैसा कि अब उदाहरण टाइप में समझिए, आसान अक्षरों से शुरुआत करें, सरल अक्षरों जैसे अ आ ई से शुरुआत करें। इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों और वस्तुओं को दिखाकर बच्चों को अक्षरों की ध्वनियाँ सिखाएं। जैसे आ से अनार, आ से आम, ई से इमली। आगे देखिए गीत, कविताएं, खेल, जैसे बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए गाने, कविताएं, खेल का उपयोग करें। यूट्यूब पर कई हिंदी वर्णमाला के गाने और कविताएं उपलब्ध होती हैं
तो जो बच्चों को अक्षरों और उनकी ध्वनियों से परिचित कराने का बेहतरीन तरीका है। यानी आप यूट्यूब पे देखिए इस तरीके वर्णमाला चलती है, उसमें गाने भी चलते रहते साथ में, तो क्या गाने भी चलते, बच्चे क्या तो उसको इंटरेस्ट होकर देखते हैं, तो आप उसमें दिखा सकते हो, उसमें बहुत आसानी से आपके बच्चे समझ जाएंगे और सीख भी जाएंगे। आगे देखिएगा, तो आपको क्या करना है, मेरा चैनल है सुधा लर्निंग टीचर चैनल है, तो उसमें आप अंदर जाके सारी वीडियोस खोज सकते हैं। बच्चों से भी रिलेटेड वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई मैंने, इसमें कहानी के ऊपर भी है, स्टोरी के ऊपर भी है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अभ्यास कराएं, बच्चों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब बच्चों को लिखने के लिए बोले बाबू देखो इसको ऐसे लिखो, ऐसे कॉपी दें, पेंसिल पकड़ा, वो टेढ़ा मेढ़ा करे मगर करे, तो वो क्या, वो लिखना सीखेगा, उससे कोई परेशानी होगी। उन्हें कागज और पेंसिल देकर अक्षरों को लिखने का अभ्यास करा सकते हैं आप, मतलब एक कॉपी दे दो और पेन दे दो, तो आप उससे उसको करा सकते हैं। आपको ध्यान रखना, इससे न केवल उनका लेखन कौशल बेहतर होगा, यानी कि उनकी लिखाई अच्छी होगी, इससे वो अक्षर भी जल्दी पहचान लगे। देखिए, आप कोई चीज़ अगर डायरेक्ट याद कर नहीं याद होगी, लेकिन लिख के अगर आप याद कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो वो आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इन तरीकों से आप अपने बच्चों के लिए हिंदी वर्णमाला बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। तो देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हुआ। अब आगे बढ़िए, देखिए हिंदी वर्ड जो हमारे संपूर्ण हिंदी व्याकरण होती है, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं वो देखिएगा। मैंने सारे पॉइंट से वीडियो बनाई हुई है, आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए जाकर। देखिए, भाषा, वर्ण, पद, वाक्य, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, हिंदी भाषा, शब्द, काल, विराम चिन्ह, सर्वनाम, क्रिया, समुच्चय बोधक, वचन। देखिए यहाँ पर देखिए विषय बोधक, मैंने सारे ऊपर सबके ऊपर वीडियो बनाई, आप ध्यान से देखिएगा, सबको मिल जाएंगे आपको सारे पॉइंट्स। लिंग, पुरुष, प्रत्यय, संधि, कारक, उपसर्ग, अव्यय, रस, देखिए और भी है इसके नीचे, तो आप वो भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। अब देखिए आगे देखिएगा, छंद, समास, तत्सम तद्भव शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थ शब्द, युग्म शब्द, मैंने सारे की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप हर पॉइंट को वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वो रह गया होगा तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। देखिए आगे देखिए, शुद्ध अशुद्ध, लोकोक्तियाँ, निबंध लेखन, मुहावरे, पत्र लेखन। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, और जो प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी कोई भी पूछ भी लेता है और कभी भी क्वेश्चन आ भी जाता है उससे संबंधित, तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये समझने क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला देखिए, हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर कौन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर निम्न है। देखिए, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ अंग, आहा, का, खा, गा, इस तरीके से देखिए पूरे अल्फाबेट्स यहाँ पर दिए हुए, यानी आ से लेके आपको पूरा हा, छ, त्र, ज्ञ, उसके अड़, श, ये भी हैं। ठीक है, तो ये वाले आपके शब्द हो गए पूरे, आपको ये यहाँ पर हो गए। देखिए आगे देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए इसका, कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए क्वेश्चन देखिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी में इनकी कितनी संख्या होती है। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि सारे वर्णों को इकट्ठा कर लिया, झुंड, एक ग्रुप बना लिया, वर्णमाला बन गई। ठीक है, मानक हिंदी वर्णमाला, स्टैंडर्ड हिंदी अल्फाबेट्स में इनकी संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, अब आगे बात तीसरा वाला क्वेश्चन समझिए कि आ से ज्ञ तक में कितने अक्षर होते हैं, तो आ से ज्ञ तक कुल अक्षर होते हैं 52, तो मानक अक्षर होते हैं 52, लेखन के आधार पर अक्षर होते हैं 52, मूल या मुख्य आधार पर 44, उच्चारण के आधार पर कुल अक्षर 45। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना हमेशा के लिए, कभी भी आ जाता है, कभी भी पूछ लिया जाता है, कि कई बार आया है, कई बार लोगों ने पूछा है, और कभी कोई परीक्षा होती है ना तो उस परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो मैंने ये कई बार ये क्वेश्चन देखा है, तो आपको ध्यान से, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, चौथा नंबर देखिए कि हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, तो देवनागरी लिपि या हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण होता है आ, छोटा आ। इसके अतिरिक्त संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं का वर्णमाला का अक्षर एवं ध्वनि यही है, ये एक स्वर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पॉइंट। 5 नंबर देखिए कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, बड़ा ओ तक होते हैं मूल स्वर। ठीक है, और देखिए हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है, तो हिंदी वर्णमाला की जन्मदात्री संस्कृत है,
यदि संस्कृत में वर्णमाला का जन्म कैसे हुआ यह जानना है तो शिव पुराण का प्रमाण, शिव पुराण प्रमाण है। यूं तो हिंदी या भारतीय भाषाओं के बारे में यह प्रमाणित है कि इनका कोई लेख नहीं है, बल्कि इनकी उत्पत्ति एक ओमकार से हुई है। विशेष जानकारी तो शिव पुराण का अध्ययन करें। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान से समझने हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए कि हिंदी वर्णमाला में कोड वर्ड होते हैं तो 52 होते हैं, और देखिए यहाँ से लेके छोटा आ से लेके आपका ज्ञा तक पूरे होते हैं, और ये दो शब्द और एक्स्ट्रा में। ठीक है, 52 हो गए आपके, तो यहाँ पर ये पूरे हैं आपके, ध्यान समझिए। 8 नंबर देखिए कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, तो लेखन के आधार लिखाई के बाद 52, तो 13 स्वर होते हैं और 39 आपके व्यंजन होते हैं, तो वो वाले आपको यहाँ पर ध्यान समझ लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए नवा क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला मानक वर्ड की संख्या, मानक वर्ड, तो मानक वर्ड 52 होते, 13 कितने होते, 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। दोनों ही सेम एक ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अलग अलग है बट आपका आंसर वही है, तो बस आपको आंसर के हिसाब से आपको बताना होगा। अब आगे देखिएगा कि नवा क्वेश्चन देखिए हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ड की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ड की संख्या 52 है, 13 स्वर, 39 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला मूल वर्ड कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला मूल वर्ड 44 हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन है। तो देखिए ये वाले इनको छोड़कर आगे देखिए 11 वाला हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कुल वर्ड कितने, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड हैं 45, 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन है। तो ये देखिए इनको छोड़कर, ये जो शब्द हैं इनको छोड़कर, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार हर व्याख्या को समझ लेना है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आज मैंने बता दिया आपको संपूर्ण व्याकरण की जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दी है। वीडियो बड़ी हो गई तो प्लीज स्किप ना करें, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।